नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर कंपनियों पर लगेगा 500 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सरकार ने जारी किया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। अब क्यूआर कोड से कसेगा नकली दवाओं पर शिकंजा। दवाइयों के 300 टॉप ब्रांड्स पर क्यूआर और बार कोड लगाना जरूरी। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। अब अपने लिए फर्जी रिव्यू कराना ई कॉमर्स कंपनियों को पड़ेगा भारी। सोमवार को पेनाल्टी के प्रावधान वाला गाइडलाइन सरकार कर सकती है जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आतंकवाद के खात्मे के लिए नेटवर्क तोड़ना जरूरी। दिल्ली में आतंकवादी फंडिंग रोकने पर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान ने बनाई दूरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। पीएसयू बैंकिंग में हुई खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। सेंसेक्स 87 और निफ्टी 36 अंक गिरकर बंद। गुजरात के चुनावी इतिहास में रैली वॉर। बीजेपी का एक दिन में 82 विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार। बीजेपी ने दिया कारपेट बॉम्बिंग नाम। बड़ा सवाल है कि दवा असली है या नकली, लेकिन अब मोबाइल पर स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं वो असली हैं या नकली। सरकार ने 300 नामी दवाइयों के ब्रांड पर क्यूआर कोड और बार कोड लगाने का निर्देश जारी किया है। नई व्यवस्था अगले साल 1 अगस्त से लागू होगी। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या प्रावधान है? देखिए, ड्रग प्राइसिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने सिफारिश की थी और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब दवाइयों के 300 जो नामी गिरामी ब्रांड हैं उन पर क्यूआर कोड और बार कोड लगाना अनिवार्य होगा अगले साल 1 अगस्त से। अब इसके बाद सीधे तौर पर यह पता करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी दवाई नकली है। सिर्फ मोबाइल अपना निकालना है, उस क्यूआर कोड को और बार कोड का स्कैन करना है। उसके बाद दवाई से संबंधित तमाम जानकारियां आपके सामने आपके मोबाइल पर हासिल हो जाएगी। जैसे मैं बता दूं कि जो निर्देश दिया गया है उसमें यूनिक प्रोडक्ट नेम क्या होगा, उसके अलावा जेनरिक नेम, प्रॉपर नेम क्या होगा दवाई का, ये उसमें जानकारी मिलेगी। ब्रांड नेम क्या है, नेम और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स क्या होगा, बैच नंबर क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। ये तमाम जानकारी आपको जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे ये तमाम जानकारियाँ आपको पता चल पाएगी। इसमें साफ तौर पर जो दवाइयों की कीमतों में पारदर्शिता और जो कालाबाजारी पर रोक लगाने की जो मुहिम है उस पर भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आम उपभोक्ता को ये पता चल सकेगा कि दवाई असली है या नकली है, कितनी जिन्विन है। तो ये 300 दवाइयों पर अभी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद आने वाले दिनों में लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, काफ़ी अहम खबर है। ये होता है तो बड़ी अच्छी बात होगी दवाओं के बारे में। अगली खबर, कंपनियां आपके डाटा का गलत इस्तेमाल अगर करती हुई पाई जाएंगी तो उन पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। हमने कुछ दिनों पहले ही बताया था और अब सरकार ने हमारी खबर पर मुहर भी लगा दी है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो जारी किया गया है, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ड्राफ्ट बिल में उन सभी बातों का ख्याल रखा गया है जिससे डेटा प्रोटेक्शन और भी पुख्ता किया जा सके। बिल में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ले किए थे कि प्राइवेसी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन, कंसेंट मैकेनिज्म, नोटिस, इन सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली इसमें डाला गया है, बहुत एक ढंग से डाला गया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया कि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन पूरा डिजिटल तरीके से होगा। डिजिटल बाय डिज़ाइन, डिजिटल बाय डिज़ाइन इसका इम्प्लीमेंटेशन का मेथड है। तो ये एक नए तरीके से एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने का इसमें ध्यान रखा गया है। तो क्या है जो डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट जारी किया है सरकार ने, उसमें जानते हैं। असीम से। असीम, आपने पहले ही खबर दी थी, तो अभी डिटेल्स क्या है, किन किन चीज़ों पर मुहर लग गई है?
देखिए, सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। बुधवार को हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सरकार जो है जल्द ही पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो जारी कर सकती है और डाटा का मिसयूज करने वाली कंपनियों के ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। तो अब सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो जारी कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई भी कंपनी जो है डाटा का मिसयूज करती है या उसके यहाँ से डाटा जो लीक होता है तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो लगाई जाएगी। कंपनियों के ऊपर उनके वायलेशन के हिसाब से पेनल्टी जो लगेगी, जो 10,000 से लेकर के 500 करोड़ रुपए तक जो है हो सकती है। इसके अलावा सरकार जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। ये बोर्ड जो है किसी भी डाटा लीक की जांच जो है वो कर सकेगा। कहीं से अगर डाटा के उसके मिसयूज का उसको खबर मिलती है तो उसकी जांच जो है वो भी कर सकेगा और जो भी कंपनी है उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगा सकेगा। तो सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी करके सभी पक्षों से 17 दिसंबर तक राय जो है मांगी है। सरकार का इरादा है कि इसको आने वाले जो संसद का सत्र है उसके अंदर इस बिल को लेकर के लाया जाए और इसको वहां पे पास जो कराए तो जल्दी एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो ला जो है वो कानून जो है वो बन सकता है, जिसके तहत कोई भी कंपनी अगर डाटा का मिसयूज करती है तो उसके ऊपर 500 करोड़ तक की पेनल्टी जो है लग सकती है। जी, तो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में बड़ा कदम। असीम, ये बताइए कि ऐसी एक और खबर है जो आपने दी है, ये सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर है कि पॉजिटिव रिव्यू लिखवाने के लिए अगर कंपनी फेक पॉजिटिव रिव्यूज़ डालती है, लिखवाती है, तो इसके लिए पेनल्टी लग सकती है। कंज्यूमर मंत्रालय जो है वो इस पर गाइडलाइंस भी जारी करने वाला है। असीम, क्या डिटेल्स है इस खबर की? देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए फेक रिव्यूज जो है वो लिखवाती है, साथ ही अपनी रेटिंग को बढ़ा चढ़ा करके जो है वो दिखाती है। इतना ही नहीं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज जो है वो लिखवाती हैं। लेकिन अब ऐसा जो नहीं हो पाएगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार इनके ऊपर जल्दी शिकंजा कसने की तैयारी जो कर रही है। सोमवार को कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है फेक रिव्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर सकता है। इसके बाद अगर कोई भी कंपनी जो है ऐसा पाया जाता है कि उसने फेक रिव्यूज लिखवाया, अपने लिए पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाए या किसी दूसरी कंपनी के नेगेटिव रिव्यूज लिखवाए, तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। ये पेनल्टी 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक जो है हो सकती है। इसके साथ साथ जो सीसीपीए है वो भी तैयारी कर रहा है कि वो सुनो मोटो इनके ऊपर कार्रवाई जो कर पाए। खासतौर पर कहीं उसको लगता है कि यहाँ पर रेटिंग जो है गलत दी गई है या उसका रिव्यू जो है पॉजिटिव जो है वो दिया गया है, तो कम जो सीसीपी है वो भी इसके ऊपर कार्रवाई जो कर सकती है। तो सोमवार को खासतौर पर सरकार जो है फेक रिव्यूज को लेकर के एक गाइडलाइन जो है जारी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। गुजरात के इतिहास में आज पहली बार एक ही दिन में एक साथ 82 विधानसभा सीटों पर बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात में ये प्रयोग किया है जिसको कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। इसमें नेता पहले चरण की 89 में से 82 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। ये सभी सीटें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की हैं। इन कारपेट बॉम्बिंग जनसभाओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। आप देखेंगे कांग्रेस का कल्चर 70 साल का, भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, नर्मदा नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़े रखे, वार और पार का झगड़ा रहा, जातियों का झगड़ा रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको किसी ने किया तो सार्थक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, तो गुजरात में इस वक्त जोर शोर से चल रहा है चुनाव प्रचार और अब आइए सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। भोजपुरा के मेरे बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। और चुनावी शोर के बीच इस बार गुजरात के हीरा कारोबारियों की नेताओं और पार्टियों से क्या है उम्मीदें, इस पर केतन ने हीरा कारोबारियों से बात की। देखिए।
गुजरात में 18 लाख से ज़्यादा हीरा कारीगर है और नई सरकार से इस कारीगर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक डायमंड यूनिट में मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि लोगों की क्या है उम्मीदें। जीतू भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? पहली तो हमारी मांग है कि विविध दर में हमको राहत दी जाए डायमंड उद्योग को, और दूसरी मांग ये है कि व्यापारियों के जो पैसे फंस रहे हैं, वो फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ, तो सीट की रचना तुरंत की जाए उनके लिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? मैं ये चाहता हूँ जैसे बीमा जो हमारा काटती है उसमें हमारे लिए बीमा में कुछ योजना दे, कुछ दुर्घटना हो जावे जैसे हमारे परिवार को कोई मदद मिले, ऐसा चाहते हैं हम। अच्छा, एक युवा भी है जो यहाँ पर डायमंड वर्क का काम करते हैं। महीने कितना कमा लेते हो और तुम्हारी क्या सरकार से मांग है? महीने का 15 से 20 हज़ार मैं कमा लेता हूँ। सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का जो प्रोफेशनल टैक्स कटता है पीटी, उसे हम सरकार से टैक्स तो हमारी सरकार लेती है हमसे, लेकिन पीएम आवास योजना हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि पीएम आवास योजना हम लोग हीरे वाले के लिए मिले, और जो इलेक्ट्रिक जो बाइक निकाली है उसके लिए भी हम लोग कुछ सब्सिडी मिले। सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण मांग है। इलेक्ट्रिक बाइक पर अगर ज़्यादा सब्सिडी दे तो पेट्रोल डीजल का ये जो मसला है वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा, और आवास की भी मांग करते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से? जो प्रोफेशनल टैक्स हर महीने कटता है उसमें राहत मिल जाए तो अच्छा है। कितना टैक्स कटता है और कौन लेता है टैक्स? ये प्रोफेशनल टैक्स कटता है हमारा पगार में से 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में कटता है। कॉरपोरेशन लेती है? हाँ, कॉरपोरेशन लेती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी मांगे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जो बिजनेस है सालाना 1.5 लाख करोड़ का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार, जिसमें गुजरात का योगदान काफ़ी बड़ा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो डायमंड वर्कर्स की जो मांगे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। और गुजरात चुनाव में बीजेपी न सिर्फ पूरा जोर लगा रही है बल्कि हर तरीका भी आजमा रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला स्टैच्यू, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग आ रहे हैं और पुतले के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह के पुतले गुजरात में जगह जगह लगा रखे हैं। पुतलों की बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें लोग अपने सुझाव भी लिखकर डाल सकते हैं। इसका मकसद है लोगों से ये जानना कि वो आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज फिर एक वीडियो जारी किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी चुनाव के लिए वसूली की है। पात्रा ने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी अधिकारियों से वसूली की है। ये उसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन है। पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी एमएलए पेड़ हैं जो केजरीवाल और सिसोदिया को पैसों का फल देते हैं। मुकेश गोयल जी कमाल हैं। मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं। वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। फर्जी भी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन था और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स फाइनली 87 पॉइंट गिरकर 61,663 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक में आखिरी घंटे में निचले स्तर से रिकवरी हुई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में खरीदारी और रियल्टी आईटी शेयरों में हल्की बढ़त रही। वहीं सबसे ज्यादा बिकवाली ऑटो पीएससी फार्मा शेयरों में रही और इंफ्रा एफएमसीजी एनर्जी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का मानना है कि ग्लोबल बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हैं। बाजार में अभी कंसोलिडेशन कायम रह सकता है।
पूरा ब्रॉड मार्केट देखें तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड की थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे, नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है, अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेज है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है, वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। और बाजार में क्यों है कंफ्यूजन की स्थिति, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पेपर गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में ट्रेड करने वालों का आईटीसी रिफंड नहीं अटकेगा। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय जीएसटी से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रहा है। आलोक प्रियदर्शी से के पास एक बार फिर से चलते हैं। आलोक, बताएं कि किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं जिससे कि रिफंड नहीं अटकेंगे। अब बिल्कुल, देखिए सेबी ने मंजूरी दी थी बीएसई में जो ये गोल्ड एक्सचेंज पे कारोबार चलता है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के जरिए जो ट्रेडिंग होती है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि जो उनका आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अटक जाता है क्योंकि नियम के मुताबिक जो कन्वर्जन होता है उसी समय वो इनपुट टैक्स रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लिहाजा जब तक ये कन्वर्जन नहीं होता तब तक उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अटका रहता है। लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सेबी ने वित्त मंत्रालय को प्रपोजल भेजा है जिसमें कहा है कि इस तरह की जो ये परेशानी है इसको दूर की जाए और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ईजीआर जारी होते समय ही उनको लेने की इजाजत दी जाए। तो इस तरह पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और वित्त मंत्रालय से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी इसे जीएसटी काउंसिल में लेकर जाया जाएगा जहां पर इसमें अंतिम मंजूरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो देश में गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही थी उसी के तहत ये एक्सचेंज शुरू किया गया था। बीएसई में शुरू हो चुका है काफी दिनों से और अब आने वाले दिनों में एनएसई में भी ये गोल्ड एक्सचेंज शुरू होने वाला है और खासतौर से जो ईजीआर है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, इसके जरिए बड़े पैमाने पर ज्वेलर्स और तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और अगर ये आईटीसी वाला प्रॉब्लम दूर हो गया तो जाहिर सी बात है काफी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का सर्च अभियान अभी भी जारी है। आज पुलिस उसे लेकर गुरुग्राम गई जहां उसकी पुरानी कंपनी में तलाशी ली गई। वहीं आफ्ताब के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफ्ताब पहले से ही श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। इसके अलावा पुलिस के सोर्स हमें बता रहे हैं कि आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिशें भी कर रहा है। डिटेल के लिए बात करते हैं शालिनी कपूर तिवारी से। बताइए शालिनी, क्या है अपडेट? श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये पूरा मामला और ज्यादा उलझता चला जा रहा है। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये कि आफ्ताब पुलिस को लीड दे रहा है या फिर मिसलीड कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का जो था और अब का स्टेटमेंट जो है दोनों में बहुत ज्यादा तब्दीली है। आफ्ताब के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये जरा आप देख लीजिए आफ्ताब का घर जहां पर जघन्य तरीके से हत्या की गई, पहले श्रद्धा की और फिर उसके बाद ये आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उसके बाद उसके घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जो कि महरौली के जंगल है वहां इन शव के टुकड़ों को ठिकाने उसने लगाया। ये उसका पहले का स्टेटमेंट था, लेकिन इस घर से लेकर के महरौली के जंगल से लेकर ये जांच अब 5 राज्यों तक फैल चुकी है क्योंकि आज का जो ताजा बयान, जो खबर हमें पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि आफ्ताब की तरफ से ये कहा गया है कि उसने 35 टुकड़े नहीं किए थे श्रद्धा के शव के, बल्कि 18 से 20 टुकड़े किए थे। इसके अलावा ये भी उसने कहा कि उसने इन शवों के इस शव के टुकड़े को देहरादून भी जाकर ठिकाने लगाया था।
इसके अलावा जांच, क्योंकि पुलिस को अब बहुत ज्यादा भरोसा रह नहीं गया है आफ्ताब की बातों के ऊपर, वो संभवतः गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पुलिस को, और यही वजह है कि गुरुग्राम जहां वो काम करता था, नौकरी करता था, वहां भी दिल्ली पुलिस आज पहुंची पूछताछ के लिए। और श्रद्धा के शव के टुकड़े कहीं वहां भी तो ठिकाने लगाने नहीं पहुंचा था आफ्ताब, इस बात की तफ्तीश के लिए। तो अब आप ये समझिए कि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का, जिसमें उसने ये कहा था कि 35 टुकड़े शव के किए, अब वो कह रहा है कि 18 से 20 टुकड़े किए। 5 राज्यों तक ये पूरा जाल बिछ चुका है पुलिस का। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल शामिल है, क्योंकि इन दोनों ही जगह श्रद्धा और आफ्ताब घूमने गए थे, और ये श्रद्धा की मौत के ठीक पहले था। तो उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा गुरुग्राम यानी हरियाणा, वहां भी पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली में ये जांच पहले ही चल रही थी। इसके अलावा मुंबई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले मुंबई गया था और उधर का उसने रुख किया था। तो 5 राज्यों तक अब ये जांच का जो पूरा दायरा है वो पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और साझा रणनीति का आह्वान किया। इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में 78 देशों के डेलीगेट्स और संस्थाएं शामिल हुई हैं। आज इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है, जिसके खिलाफ अस्पष्ट नीति के लिए कोई जगह नहीं है। भारत ने आतंकवाद से मुकाबला किया है और एक हमले को भी हम बहुत ज्यादा मानते हैं। एक आतंकवादी को हथियार से खत्म किया जा सकता है, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए लंबी रणनीति होनी चाहिए, ताकि उनके फंडिंग के सोर्स को खत्म किया जा सके। Our intention is to bring the world together in taking the war against terrorism to the next level. Friends, I wish all the participants success in the deliberations over the next few days. I'm positive that you will help in attacking terror funding in all its dimensions. मिठाई और नमकीन की स्टार रेटिंग का फूड मैन्युफैक्चरर्स विरोध कर रहे हैं। फूड रेगुलेटर फसाई ने सभी फूड आइटम्स की, पैकेज फूड आइटम्स की हेल्थ स्टार रेटिंग का नियम बनाने का फैसला किया है। इन नियमों के मुताबिक पैकेज्ड फूड आइटम को उसमें मौजूद न्यूट्रिशन के आधार पर रेटिंग मिलेगी। अब फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ऐसी रेटिंग में मिठाइयाँ और नमकीन अपने आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें शुगर और नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इनको रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाए। रसगुल्ला हो या गुलाब जामुन, काजू कतली हो या छेना मुर्गी, मिठाइयाँ भारतीयों की कमजोरी रही है, लेकिन देश भर के मिठाई निर्माता इन दोनों एक नई परेशानी से गुजर रहे हैं। दरअसल फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने हाल में ही एक नियम की घोषणा की है, और वो है फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग, जिसमें मिठाई के डब्बों के ऊपर एक तरह की स्टार रेटिंग दी जाएगी। अब मिठाई निर्माताओं का कहना है कि इससे उनका बिजनेस काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि मिठाई एक फुल मील नहीं होता है, बल्कि खाने के बाद या हम थोड़े से मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये नियम आता है तो करीब पूरे इंडस्ट्री को 9600 करोड़ का नुकसान होगा, और जो इन मिठाइयों की रेटिंग है वो 0.5 से 2 के बीच रहेगी, और इसमें जो लोगों की जो बाइंग की जो इनकी आदत है वो छूट जाएगी। तो इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है फूड जो मिठाई निर्माता है उनकी तरफ से फूड रेगुलेटर को। क्या कहा है ये सुनते हैं। हमने अपने मेंबर्स से भी कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा के एक रेंज हमें प्रोवाइड करें, जो हम सरकार को आगे देंगे इन स्टैंडर्ड्स के अंदर डालने के लिए। बट सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि ये स्टैंडर्ड्स ना आए तो बेहतर है, और अगर आए तो ये वॉलंटरीली हो, ये एकदम से उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए इंडस्ट्री को करने के लिए, और इंडस्ट्री फ्रेंडली तरीके से आए ताकि इंडस्ट्री इसको कोऑपरेट कर सके। मिठाई निर्माताओं का यह भी कहना है कि हेल्थ स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट एफएसएसएआई ने विदेश से लिया है, और वहां पे मिठाइयों की इतनी विविधता नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसलिए भारतीय माहौल के लिए उन्हें नए नियम की ज़रूरत है, और मिठाई और नमकीन इन्हें अलग करना चाहिए इस नियम से, हेल्थ स्टार रेटिंग के नियम से। और अगर ऐसा नहीं करती है तो जो पैकेज्ड मिठाइयाँ हैं, जो डब्बा बंद मिठाइयाँ हैं, उसके बजाय लोग खुले में जो मिठाई बनती है उसकी तरफ जाएंगे, और वो ज़्यादा अनहाइजेनिक होगा। साथ ही मिठाई का कंपोजिशन भी बदलना पड़ेगा, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ प्रभावित होगी। बहरहाल अब ये एफएसएसएआई को फैसला करना है कि वो इसमें इस नियम से मिठाई और नमकीन निर्माताओं को अलग करते हैं या नहीं। रोहन सिंह, नोएडा। भारत ने अपने पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के लॉन्च के साथ आज इतिहास रच दिया है। दुनिया के सबसे किफ़ायती रॉकेट में
एक विक्रम एस को आज सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। 6 मीटर लंबे रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ मिशन प्रारंभ की शुरुआत हुई। विक्रम एस देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है। 200 इंजीनियर्स ने 2 साल में इसे बनाकर तैयार किया है और प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।